हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद एनी। स्टडी विद एनी में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट लेसन है जिसमें हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ओके, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड है वो देखने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो इंडिया में सेंट्रलाइजेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेस बना है वो किस तरह से बना है, ओके। तो उसके लिए हम लोग को ये सारे जो है एक्ट्स जो ब्रिटिश इंडिया में थी वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है जिसमें कि जब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंडर में थी उस समय का जो भी एक्ट्स है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। ये पार्ट 1 में देखेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट लेसन में हम लोग बाकी जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो हो जाती है इंडिया, ओके, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, तो वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर जितने भी रूल्स बना है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉर्लेमेंटो एक्ट 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड अल्टीमेटली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो ये सारा हम लोग देखेंगे 2 पार्ट में। तो चलिए आज का लेसन जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये फर्स्ट एक्ट है। तो बात, जैसे ये टर्म जो है ना रेगुलेटिंग एक्ट, इससे ही पता चल रहा है कि ये कोई रेगुलेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। किसको कंट्रोल करना चाहता है और क्यों कंट्रोल करना चाहता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था 1600 में, ठीक है ना। ब्रिटेन का पार्लियामेंट से ट्रेडिंग राइट्स मिला था। ट्रेडिंग राइट्स कहाँ के लिए? इंडिया एंड ईस्ट इंडीज़, मतलब ईस्ट इंडीज़ में ही, ईस्ट में जो है जो आइलैंड्स है ना, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, वो आइलैंड्स में प्लस इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हैं। ओनली दिस मच ये राइट मिला था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 1707 आते आते क्या हो जाता है कि औरंगजेब का डेथ हो जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो अपना जो आधिपत्य है वो जमाने लगते हैं। और जो भी जैसे कि साउथ इंडिया में उन्होंने मद्रास को अपना बेस बना लेते हैं। कर्नाटिक वॉर्स ये सारे होता है। बॉम्बे में भी अपना बेस बनाते हैं, पोर्तुगीज़ लोगों से उनको ये बॉम्बे मिल जाता है, ठीक है ना, दहेज में। फिर जाके वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे वो बंगाल को, मतलब कलकत्ता को वो लोग फोकस करते हैं कलकत्ता पे, और कलकत्ता को वो लोग हैंडल करने लगते हैं और कैपिटल बना लेते हैं अपना हिसाब, मतलब अपना टोटल ब्रिटिश जो उन लोगों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी चल रहा था, उनका जो रूल चल रहा था, उसको पूरी ईस्ट में वो कलकत्ता को बेस बना लेते हैं। तो इससे क्या होता था कि देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, ओके, बैटल ऑफ प्लासी, एंड 1765 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो ये दोनों होने के बाद क्या कि दीवानी राइट्स जो है, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मिल जाता है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का ईस्ट इंडिया कंपनी को, ओके। प्लस उनका जो कस्टम ड्यूटी वो सारा माफ़ ऑलरेडी फारूक सियार ने कर दिया था। तो ये सारे हिस्ट्री में हम लोग देख चुके हैं। अभी इसके अलावा क्या क्या होता है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कोई पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है जो ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, या वो लोग कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। वो लोग तो तब भी ट्रेडर्स थे, है ना। ट्रेडर बन के आए हैं और पॉलिटिकली भी वो रूल कर रहे हैं, प्लस वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है। नाम का मिर्जाफर खाली राजा बना, मतलब जो नवाब बना बंगाल का, बट अल्टीमेटली जो बैक से है वो सारा जो काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, वो रॉबर्ट क्लाइव का कर रहा है, या जो भी गवर्नर बना है उसका कर रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर से क्या हो रहा है कि ये लोग जो है ना, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब ऑफिसर्स लोग थे, वो अपना टोटल पैसा जो है यहाँ से ले रहे हैं और अपना ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ब्रिटेन में भी एक मतलब खराब नज़र से उन लोगों को देखा जा रहा है, क्योंकि वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, कोई गवर्नमेंट बॉडी तो नहीं है। अभी आप ही सोचिए कि सपोज रिलायंस इंडस्ट्री जाके मालदीव्स में एक ट्रेडिंग कर रही है, धीरे धीरे वो जाके वहाँ का रेवेन्यू राइट्स उसको मिल जाता है 2-3 स्टेट्स का, ठीक है। तो वहाँ का एम्प्लॉय लोग अगर इंडिया में आता है बहुत पैसा लेके, तो बाकी भी तो प्राइवेट कंपनी है जो कि मोदी जी से बोलने लगेगा कि आप हम लोग को भी दीजिए राइट्स, वो अकेला क्यों वहाँ पे राज करेगा। तो इसी तरह से क्या हुआ कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट में भी क्योस क्रिएट हो गया, और बाकी जो भी बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, बड़े बड़े जो मतलब बिजनेसमैन थे, ओके, मैन्युफैक्चरर्स थे, वो लोग भी मतलब इसमें दबाव प्रेशराइज करने लगे, दबाव डालने लगे, ठीक है ना, ओके।
तब प्लस और क्या हो गया कि 1770 में बंगाल में फेमिन हुआ था। ओके, बंगाल में बहुत बड़ा एक सूखा पड़ा था। तो उस समय क्या होता है कि रेवेन्यूज़ कलेक्शन उतना हुआ नहीं, और ये जो पैसा कलेक्शन का मिल रहा था वो सब प्राइवेटली वो लोग यूज़ किया अपना पर्सनल अकाउंट में। ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हो गया। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटेन का पार्लियामेंट के पास $1 मिलियन का जो है पाउंड का, 1 मिलियन पाउंड का उन्होंने एक लोन के लिए अप्लाई किया। तब जाके जो लॉर्ड नॉर्थ थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनका दिमाग खराब हुआ कि आप लोग एक ट्रेडर हो के वहाँ पे पॉलिटिकली आप लोग इम्पैक्ट डाल रहे हो, रूल कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिला है, रेवेन्यू राइट्स मिल गया आपको, तो आप पैसा मांग रहे हो, क्या क्यों मांग रहे हो, आप लोग कर क्या रहे हो वहाँ पे। तब जाके उन्होंने उनको लगा कि रिकंसिडर करने का ज़रूरत है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अफेयर्स है। तब जाके ये रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, और उसमें एक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उनको, उनका जो टर्म 1 ईयर्स का था वो उसको 4 ईयर्स करवा देते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी अफेयर्स है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करना ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि गवर्नर ऑफ बंगाल इतना देर होता था, ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा हिस्ट्री में जाके। तो गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज हो जाता है क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अभी से क्या होगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। और पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर थे, एक बॉम्बे के, एक मद्रास के, तो तीनों जो था, तीनों का सेम ही राइट्स था। लेकिन अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब हो जाते हैं तो गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। किस हिसाब से सबऑर्डिनेट होता है, ओनली इन एक्सटर्नल मैटर्स, ठीक है। अगर कोई दो देश के अंदर युद्ध लगता है, दो स्टेट्स में युद्ध लगता है, तब जाके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरनल मैटर्स में नहीं होता, ठीक है। तो यही खाली डिफरेंस है गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इन लोग दोनों का राइट्स में। ओके, सेकेंड थिंग होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता है। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंदा है, वो उसको कौन रिक्रूट कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूट कर रहा है। और ये जो 4 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बन रहा है उसका कौन है मेंबर्स, ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट का मेंबर्स है, एमपीज लोग हैं, ठीक है ना। अभी फर्स्ट जब काउंसिल बना था, ये 4 नाम आप लोग को याद रखने का ज़रूरत है। फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बारवेल, जॉन क्लेवरिंग लेफ्टिनेंट जनरल थे ये, और जॉर्ज मॉन्शन। तो ये कभी कभी आता है एमसीक्यूज़ में। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम हिस्ट्री आप लोगों को बता दिए थोड़ा। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकंड पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज असिस्टेड विथ 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव, मतलब ये अगर गवर्नर जनरल है तो उनको 4 मेंबर दिया गया, 1 2 3 4। अभी वो जितने भी लॉज लाएंगे, काम करेंगे, ये चारों मेंबर, उसमें उनका हाथ रहेगा। मेजोरिटी क्या होगा, मेजोरिटी हो जाएगा 4/5, मतलब एक वोट होगा गवर्नर जनरल का, और ये चारों में से 3 वोट आपको लाना है। कोई भी चीज़ कीजिए, कोई भी रूल पास कराने की कोशिश कीजिए, 3 जन का आपको मेजोरिटी चाहिए। तो अभी आप लोग देखिए, ये जो बेस बन रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का, इतना देर क्या था, कोई भी कुछ भी प्राइवेटाइज कर रहा है अपना पैसा, मतलब इंडिया में जो भी वो लोग ब्राइब्स ले रहा है, मतलब 2 नंबरी पैसा कर रहा है, वो अपना स्मूथली वो लोग भेज रहा था ब्रिटेन अपने घर में। लेकिन अभी क्या हो गया, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी एक बन गया, गवर्नर जनरल प्लस जो है वो उनका काउंसिल, ठीक है, प्लस जो ब्राइब्स वाला चक्कर है ये सारा चीज़ बंद करवा दिया। ओके, नाउ ये वेरेन हेस्टिंग का जो ये काउंसिल था ना, ये बहुत ही खतरनाक काउंसिल था, इन द सेंस कि ये लोग जो थे ना, ये वेरेन हेस्टिंग से बहुत ही नाखुश थे, और कभी भी कोई भी काम को ये लोग अप्रूव करते ही नहीं थे। क्योंकि देखिए, 4 में से 3 मेंबर को राजी कराना होगा तभी जाके रूल पास होगा। इसीलिए वेरेन हेस्टिंग का जो पीरियड था ना, ट्रायल एंड एरर बोला गया था, कि उनको बहुत ज़्यादा ही एरर हुआ था उनका जो भी पीरियड था। ये मैंने वेरेन हेस्टिंग में पढ़ाया है हिस्ट्री में, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अब हिस्ट्री वाला पोर्शन देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी पॉलिटी रिलेटेड है वही मैं डिस्कस करूँगी। तो क्या होता था कि ये मेजॉरिटी उनको कभी मिलता नहीं था, और वो लोग नाखुश क्यों थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब ये लोग इंडिया में आए थे, ये गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल, उन्होंने उनका अच्छा से वेलकम नहीं किया था, ठीक है। तो ये अजीब ही बात है। तो एनीवे, इनका जो पीरियड था, ये पीरियड में उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। देखिए,
तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो नेक्स्ट है कि गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो है वो सबॉर्डिनेट बना दिया गया। ओके, अभी याद रखिएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रिक्रूट होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ठीक है, और ये जो मेंबर्स है ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट के थ्रू, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ है 1774 में, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ है, ठीक है, वो कैलकाटा में। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट कोई इंडिया में का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे आप लोग मिक्सअप मत कीजिएगा, ये अलग चीज़ है। ओके, वो जब 1935 हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ वो दिल्ली वाला है, ये कलकत्ता में, ये यूरोपियंस लोगों के लिए स्पेशली किया गया था। आप लोग वेरन हेस्टिंग वाला जो मेरा लेसन है ना, उसमें आप लोग और डिटेल्स में सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख सकते हैं। कोई यूरोपियंस लोग वो कहते थे कि तब तो मुगल्स लोगों का शासन चलता था ना, तो वो लोग ये ऑर्थोडॉक्स मेथड से अपना जो हियरिंग है वो नहीं कराना चाहते थे, इसलिए यूरोपियंस लोगों के लिए ये कोर्ट खोला गया था। प्लस वहाँ पे कुछ कुछ था कि कलकत्ता के जो जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो इंडियंस लोग भी आएंगे, ठीक है, ये डिफरेंट है। तो इतना यहाँ पे याद रखिए एज पर पॉलिटी। ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग मेरा वो वेरन हेस्टिंग का जो लेसन है 3 पार्ट में मैंने बनाया, तो उसको आप लोग पढ़िए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझिए कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट बना था फॉर यूरोपियंस। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो एलिजा एम्पे। ओके, तो एलिजा एम्पे किस तरह का बना, एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होगा, ये सारे यूरोपियन, ओके, नो इंडियन, ठीक। नेक्स्ट है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटेन में रहेगा वो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, ठीक है, और रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिपोर्ट टू ब्रिटेन पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट हमको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आता है। एक तो पहले गवर्नर, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज द वेरन हेस्टिंग। तो गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, असिस्टेड विथ 4 मेंबर काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मेजोरिटी 4:5 में होता था, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर जनरल को कोई वीटो पावर नहीं था। थर्ड पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट एक खोला गया, ओके, 1774 में, जिसमें पास हुआ 1773 का चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, सर एलिजा एम्पे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा, और टाइम टू टाइम जब रिपोर्ट मांगा जाएगा ब्रिटेन का पार्लियामेंट में सबमिट करना होगा। तो देखिए ब्रिटेन का पार्लियामेंट का जो आदमी लोग है वो ऑलरेडी यहाँ पे एमपी लोग है, वो यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है। प्लस ऊपर में यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं ब्रिटेन में जाके, वो भी कर रहे हैं इनको डायरेक्ट, और वो भी जो भी है रिपोर्ट ये सारा। तो वेरन हेस्टिंग बहुत ही चारों तरफ से फंस गए थे, राइट। तो ये था आपका बेस। तो देखिए इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था ना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन बोल के राइट्स नहीं था, तो वो फर्स्ट टाइम था कि एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन लागू हुआ। प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के नाम से उनका पहचान भी बना। ओके, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट देखते हैं 1784 का पीस इंडिया एक्ट। तो वो जो 1773 का देखिए फर्स्ट टाइम उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज करने की कोशिश किया, तो कुछ कुछ नुक्स वहाँ पे था, कुछ कुछ डिमेरिट्स था, तो उसी को ठीक करने के लिए उन्होंने फिर से 1784 में पिट्स इंडिया, तो पिट्स वहाँ पे विलियम पिट्स जो थे वो उस समय का प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं का नाम से आया है पिट्स इंडिया एक्ट। तो कंट्रोल और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट बॉडी का क्रिएट किया, सेपरेट काउंसिल, जिसको कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। वो क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो क्या कर रहे थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा संभाल रहे थे, प्लस वो पॉलिटिकल फंक्शंस भी देख रहे थे, और प्लस जो है वो जो मेंबर काउंसिल एमपीज लोग थे वो भी वहाँ पे इंडिया में काम कर रहा था। अभी क्या हो रहा है कि वेरन हेस्टिंग को वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे वो लोग बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो इसके लिए थोड़ा सा रूल्स जो है वो चेंज किया गया। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, ये ब्रिटेन में बैठेगा, 6 मेंबर का काउंसिल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा पॉलिटिकल फंक्शन। मतलब अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगा वो क्या होगा कि खाली कमर्शियल फंक्शन देखेगा, ठीक है, पॉलिटिकल फंक्शन नहीं देखेगा। गवर्नर जनरल का काउंसिल जो रिड्यूस कर दिया, 4 से 3 मेंबर कर दिया, तो 4 से 3 हो गया, तो 1 2 3, अभी 3 में से क्या है ना, इसको देखिए ये कर दिया, और गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर भी दिया गया। ओके, वीटो पावर भी दिया गया। तो वीटो पावर अगर दिया जाएगा तो क्या होगा, देखिए गवर्नर जनरल एक जन है, ओके एक सेकेंड, गवर्नर जनरल का एक जन है, और इधर का जो मेंबर है 1 2 3, मेजोरिटी क्या होगा,
3/4 से पास होगा। तो 3/4 में क्या होगा कि गवर्नर जनरल को एक अपना वोट प्लस एक वीटो, तो 2 वोट हो गया। अभी 3 में से एक मेंबर राजी होने से उनका पास हो जाए। तो 3 में से अगर एक भी हो जाता, एक तो बहुत ईजी है कि एक जन को राजी कराना, तो इसलिए ये जो है रूल पास हुआ। तो उस समय क्या था, 4 में से 3 जन को राजी कराना होगा, और यहाँ पे कोई वीटो पावर भी नहीं था। तो अभी क्या हो गया, इनको वीटो पावर भी मिल गया, मतलब इनका खुद का 2 वोट हो गया, और यहाँ से मेंबर कोई भी एक मेंबर अगर अग्री हो जाते हैं तो पास हो जाता था रूल्स। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुआ। नेक्स्ट जो हुआ, और एक चीज़ होता है, यहाँ पे मैं लिखी नहीं, रिकॉल का एक सिस्टम होता है। रिकॉल का मतलब इतना दिन पहले, ये जो पहले वाला जो एक्ट था 1773, उसमें क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहेंगे तो गवर्नर जनरल को वो बुला सकते हैं, ठीक है ना, मतलब रिकॉल कर सकते हैं। इसमें ब्रिटेन का पार्लियामेंट का कुछ मतलब था नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट रिकॉल के हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको भी वो चेंज कर सकते हैं, उनको भी बुला सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। इवन गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिक्रूटेड है उनको भी वो बुला सकते हैं, अगर उनको पुसाई नहीं पड़ेगा, उनका जो वर्क है उनसे वो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे तो। ठीक है, तो रिकॉल का सिस्टम भी एक लिया गया। गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे जो है वो तो कंटिन्यू रहा, जो सबऑर्डिनेट था वो सबऑर्डिनेट ही रहा। 1786 में एक किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनको कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया। उनको बोला गया कि अगर वो अपना जो काउंसिल है उससे अगर सहमत नहीं होते तो काउंसिल को वो डिसमिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1784 से क्या क्या है, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल न्यू एक सिस्टम बनाया गया। सेकंड जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा, कमर्शियल फंक्शन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होगा, पॉलिटिकल फंक्शन। ये दोनों को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा कि गवर्नर जनरल का काउंसिल जो था 4 से रिड्यूस करके क्या हो गया, वो 3 हो गया, और गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर भी दिया गया। ये 2 मेजर पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कंपनी का रूल जो है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए अब 20-20 साल में जो चार्टर एक्ट आते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सैलरीज होगा वो भी इंडियन रेवेन्यू से होगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक ही बनता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सैलरी जो इंडियन रेवेन्यू से बनेगा वो कौन सा चार्टर एक्ट के थ्रू आया, मतलब हुआ था, तो 1793 के थ्रू। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन कौन से रूल से चेंज होता है, वो 1784 से होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। तब तक एक चीज़ याद रखिएगा कि यूरोप में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था 1780 के करीब। ठीक है, और ब्रिटेन में फर्स्ट में हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए कंपनी रूल 20 साल के लिए फिर से वही, ये दोनों चीज़ तो नॉर्मल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है उस समय क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले ही मिला था, एक प्राइवेट कंपनी उसको अकेले ट्रेडिंग राइट मिला था ईस्ट इंडीज़ में जाके जो है बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया, उसका टोटल मोनोपोली खत्म हो गया, क्योंकि हमने बोला आपको कि जब से वो लोग 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया है तभी से उन लोगों को प्रेशर मिल रहा था। बाकी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब मर्चेंट्स है, वो ब्रिटेन का पार्लियामेंट में है ना, वही लोग पैसा का सोर्स, पैसा डालते हैं तभी जाके एमपी लोग का जो चलता है। ओके, फिर वो लोग वोट जीतते हैं, तो वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि और भी ट्रेडिंग राइट्स देने के लिए बाकी में, और प्लस ऑलरेडी टोटल ऑल ओवर यूरोप में भी चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो अभी क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खाली चाइना का ट्रेड में, मतलब चाइनीज़ आइटम और टी में उनका जो है मोनोपोली बचा रहा, बाकी मोनोपोली जो है वो उन लोगों का ख़त्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, अभी उसके तहत क्या क्या होगा, आप लोग, मैंने ऑलरेडी लॉर्ड हेस्टिंग के पीरियड में दिखाया, आप लोग पढ़ाया है हिस्ट्री में कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा। देखिए हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या रूल्स, हिस्ट्री रिलेटेड क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूँगी, थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए ये जब ये सब्सिडियरी अलायंस आप लोग देखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट, वो सब ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोगों, तो वो आप लोग हिस्ट्री में देख सकते हैं। ये इसके थ्रू क्या होता है कि मैक्सिमम एरिया भी इंडिया में उन लोगों का कहाँ पे था। देखिए मैसूर ऑलरेडी उन्होंने अपना अंडर में कर लिया था, हैदराबाद भी कर लिया था, ठीक है ना। फिर जाके कर्नाटक का रीजन वो था, मद्रास था, ठीक है, कर्नाटक फिर मद्रास ये था। इधर में गुजरात का कुछ पोर्शन था, इधर में बंगाल था,
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ओके, राइट। तो इधर दिल्ली मतलब इधर कुछ कर लिए थे। तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम अपना टेरिटरी बनाने की कोशिश करें कि पॉलिटिकली मेरा टेरिटरी अनेक्स किया हुआ अगर रहेगा तो क्या होगा कि बाकी यूरोपियन कंपनीज जो आ रहे हैं तो उन लोगों को यहाँ पे बिजनेस करने नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या किए, लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम से, नॉट वेरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम से वो लोग क्या करते हैं, एनेक्सेशन का पॉलिसी धीरे धीरे करते हैं। जैसे कि मतलब 1813 1820 तक क्या हुआ, 1820 तक गुजरात का मतलब टोटल जो एरिया था, गुजरात इन द सेंस कि जो बाजीराव वाला जो था मतलब मराठास का जो था, वो मराठास को पूरा पूरी वो लोग खत्म कर देते हैं। क्योंकि उस समय के क्या था, कॉटन इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम कर रहा था, मतलब उभर के आ रहा था यूरोप में एंड ब्रिटेन में, और उन लोगों को रॉ कॉटन चाहिए होता था। रॉ कॉटन देखिए यूएस में मिलता, इजिप्ट मिलता, इंडिया में, तो यूएस से तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस हो गया था, उन लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता था, ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। इजिप्ट का कॉटन उतना अच्छा माना नहीं जाता था, इंडिया का कॉटन बहुत अच्छा था, प्लस जाके इंडिया तो उन लोगों का सब्जेक्ट भी था। तो अभी क्या हो गया कि वो लोगों को डेक्कन से मिलता, कॉटन के लिए रेगुर सॉइल, ब्लैक सॉइल चाहिए, तो डेक्कन जो है वो ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है। तो वो लोग क्या किए, ये अपने अंडर में मतलब कर लिए कि टोटल कॉटन जो है रॉ मटेरियल्स उन लोगों को ईजिली मिल जाए। ठीक है, तो समझ रहे हैं, वो लोग इसी तरह से अपना जो है करने लगे। प्लस जाके जो आर्टिशंस थे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये भी कारण होता है कि यहाँ पे जो 1857 का रेवोल्यूशन होता था, मतलब जो 1857 में जो सिपोही म्यूटिनी हुआ, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये मैंने ऑलरेडी बताया है, अभी मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, स्टिक टू द पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना हड़पने का जो काम है ना वो स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे सारे इंडिया में ही वो लोग हड़प मतलब ये करना स्टार्ट करते हैं, और जाके लास्ट में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है। ओके, नाउ 1 लाख रुपीज़ टू बी स्पेंड इन एजुकेशन ऑफ इंडियंस का ये क्वेश्चन भी आता है, ये 2 क्वेश्चन आता है इसमें से। इंडियन के एजुकेशन में 1 लाख रुपीज़, मतलब इंडियन के एजुकेशन में मतलब क्या कि वहाँ उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो जो टेरिटरीज है, जो जो एरियाज़ है, वहाँ के जो इंडियंस है उनके ऊपर 1 लाख रुपीज़ उनको खर्चा करना पड़ेगा। तो देखिएगा, अगर एजुकेशनल रिफॉर्म में आप लोग का मेंस में भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को स्टार्ट हमेशा 1813 से ही करना होगा। ठीक है ना, ये जो एक्ट आया था तभी से करना होगा। इसके बाद देखिएगा 1813 के बाद 1833 में बहुत सारा चीज़ आया है ना। 1833 में देखिएगा मैकुले मिनट आया हायर एजुकेशन देने के लिए, ट्रिकल डाउन थ्योरी। फिर आपका 1853 के अराउंड में जैसे वुड्स डिस्पैच आता है, फिर हंटर कमीशन आता है। तो वो सारे के बेस जो है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें एजुकेशन का स्टार्ट मतलब एक मेंशन किया जाता है कि उनको एजुकेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है कि जो क्रिश्चियनिटी है उसको आप लोग मतलब एक्ट में ही बोला गया था कि आप क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो आप स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, दबाव में नहीं, लेकिन आप कन्वर्ट कर सकते हो जो लेना चाहेंगे तो अब देखिए 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है कि कंपनी का मोनोपोली जो है वो आप लोग का अब रेस्ट्रिक्ट हो जाता है टी एंड चाइना के ऊपर, चाइना आइटम्स के ऊपर 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करना होता है इंडियंस के। ठीक है, और क्रिश्चियन मिशनरीज़ का यहाँ पे आना और अपना धर्म प्रचार करना। तो ये 3 के लिए एज पर MCQs दैट इज़ प्री पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं मेंस के लिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करती हूँ ज़्यादा से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है और आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। ओके, नाउ ये मैंने जब लॉर्ड हेस्टिंग्स बताया था उसी में मैंने चार्टर एक्ट 1813 पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे ओनली पॉलिटी रिलेटेड। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का चार्टर एक्ट जो था वो क्या हुआ, उसका जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, गवर्नर पहली बात है 20 ईयर्स का फार्दर उन लोगों को मिल जाता है। फिर कंपनी का मोनोपोली जो है वो टोटली ख़त्म कर दिया जाता है, जो टी और चाइना आइटम्स में था वो भी ख़त्म कर दिया जाता है, राइट। फिर जाके देखिए, जो सिविल जो भी सर्विस जो था ना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, ये बंद कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट सर्विस में जो भी है उसको अपना धर्म के ऊपर, सेक्स, रिलीजन, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक लॉ मेंबर रिक्रूट कर दिया जाता है। ठीक है, तभी पहले से देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट है ना वो टोटल 1773 से 1813 तक का जितना भी एक्ट है उसका एक टोटल बंच है। तो अभी हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए 1773 में क्या था, 1773 और इधर हम 1813। ओके,
तो 18 से वहाँ पे क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर उनका सबऑर्डिनेट होता है ओनली इन एक्सटर्नल मैटर, लेकिन यहाँ पे जो अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा चीज़ राइट्स मिल जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, तब क्या होता है कि गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो है वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली इनके ऊपर डिपेंड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बात है। सेकेंड जो पॉइंट है कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था चार मतलब पिट्स इंडिया में क्या था, वो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। पिट्स इंडिया में था कि 4 मेंबर काउंसिल को 3 मेंबर काउंसिल बना दिया गया। अभी यहाँ पे भी 1833 में क्या हुआ, फिर से 3 मेंबर काउंसिल को फिर से एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है और 4 मेंबर काउंसिल कर दिया जाता है। लेकिन ये चौथा मेंबर जो था वो लॉ मेंबर था, और उनका वो जो थे मैकुले, लॉर्ड मैकुले, लीगल एडवाइस देने के लिए उनका वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस, ठीक है, ये ओनली एडवाइस, नो वोटिंग राइट, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है देखिए 1813 का चार्टर एक्ट में क्या हम लोग पढ़े, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो चाइना ट्रेड और टी में था उनका मोनोपोली था। यहाँ पे क्या होता है, चाइनीज़ ट्रेड और टी का मोनोपोली पूरी ख़त्म हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएट करके अगर पढ़िएगा तो आप लोग को याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जाके क्या होता है कि यहाँ पे जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स वाला जो सेक्शन है वो ऑलरेडी मैंने विलियम बेंटिक में पढ़ा है। मतलब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे पॉलिटी रिलेटेड वो नहीं है बोल के मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ, ठीक है, कि जो एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन है उसमें उसको देना है 1% जो इंडियंस को हायर एजुकेशन देना है, तो वो मैंने ऑलरेडी मैकुले मिनट अलग से पढ़ाया है विलियम बेंटिक का सीरीज़ में, बहुत अच्छे से पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, तो आप लोग वो देख सकते हो जाके, ठीक है। नाउ स्लेव सिस्टम जो है उसको भी बोला गया था कि स्लेव सिस्टम भी एबोलिश करना है, लेकिन पूरा कंप्लीटली अगर स्लेव सिस्टम अगर बोलिएगा तो वो लॉर्ड एलन बोरो के टाइम में एबोलिश हुआ जाके 1843 में। तो फिर से हम लोग एक बार बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक लॉ मेंबर इंक्लूड होता है लॉर्ड मैकोले, गवर्नर जनरल का काउंसिल जो है वो 3 से फिर से 4 हो जाता है, और जो एक मेन पॉइंट है जो टी और चाइना ट्रेड में जो मोनोपोली था वो भी कंप्लीट बैंड हो जाता है, ओके। और कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म, मैकुले मिनट्स, ये सारा चीज़ होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। मेन 3 यही पॉइंट है, राइट। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का सबसे मेन पॉइंट जो है सिविल सर्विस एग्जाम स्टार्टेड फॉर इंडियंस के लिए सिविल सर्विस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, चूँकि जाके ब्रिटेन में देना पड़ेगा, यूरोपियंस को क्वेश्चन ज़्यादा यूरोप से रिलेटेड आएगा, वो अलग बात है, लेकिन इंडियंस भी वहाँ पे कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट है वोटिंग राइट्स। लॉ मेंबर जो एक बना था उसका खाली तो वोटिंग राइट नहीं था, उसको वोटिंग राइट भी दे दिया गया। तो मतलब अभी क्या हुआ, पहले जो 1773 का जो चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट में जैसे गवर्नर जनरल का काउंसिल था, उसी तरह अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का काउंसिल बन गया, राइट। थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव एक अलग से बॉडी बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश सेपरेटली विथ 6 मेंबर की, ये सबसे वाइटल पॉइंट है ये पॉइंट, ओके। और एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को वीटो कर सकता है। तब अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का किस तरह बन गया, उनका एक लेजिस्लेटिव काउंसिल था नया बना, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और बॉम्बे और मद्रास जो इंटरनल एक्सटर्नल में उनका ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नाउ अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, मतलब लॉ बनाने वाला जो काउंसिल, ये क्या कर रहा था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लॉ बना रहा था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही सब कुछ कर रहा था, एग्जीक्यूशन कर रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, तो देखिए अभी बेस बन रहा है, जैसे अभी का है कि लोकसभा अलग वहाँ पे बनता है, फिर कैबिनेट में जैसे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे भी उसी तरह का देखिए आ जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट। अभी ये 6 मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का है वो लोग कौन रहेंगे, वो लोग कौन थे। फर्स्ट एक है चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा, यूरोपियन जो थे, 2 जज सुप्रीम कोर्ट का वही कैलकाटा के, और मेंबर जो थे बाकी जो थे 3, 4, 5, 6, मतलब 2 मेंबर जो हैं वो रहेंगे यूरोपियन, और बाकी 4 मेंबर जो रहेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे बंगाल से, मद्रास से, बॉम्बे से और आगरा से। तो ये जो है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव बन के इन चारों जो प्रोविंसेस हैं, वो प्रोविंस बोलिए या फिर चारों जो टेरिटरीज हैं, उनका
एक मुखिया बोल सकते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे अभी भी है हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकल गवर्नमेंट का, वो जाते हैं बैठते हैं जाके, ओके ना, एमपी बनते हैं। तो उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो जाके वो लोग करेंगे। तो 2 रहेंगे यूरोपियन और बाकी 4 जो है वो मेंबर वो इंडियंस रहेंगे, ठीक है ना, वो लोग रहेंगे, ओके। और एक चीज़ होता है, सेपरेट लेफ्टिनेंट जनरल वॉज अपॉइंटेड फॉर बंगाल। बंगाल के लिए ये जब मैंने डलहौजी पढ़ाए थे ना, तो डलहौजी में मैंने वो आप लोगों को बताए थे कि ये एक सेपरेट लेफ्टिनेंट जनरल बंगाल के लिए अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, सिविल सर्विसेज उस समय से इंडियंस लोगों के लिए स्टार्ट हो जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्ट होता है, ठीक है, वोटिंग राइट्स इन लॉ मेंबर को मिल जाता है, ओके। और ये जो है, तो आप लोग एक क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इंडियंस लोगों को किस समय से मिला एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर मिला कौन से टाइम से, कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू इंडियंस लोग पार्टिसिपेट करने लगे, मतलब इन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया का लॉ मेकिंग में, तो उस समय 1853 में ये बना था, ठीक है। मतलब ये रूल आया था, बाद में जाके वो 1861 में और भी बाकी में आप लोग देखिएगा कब कब और भी ज़्यादा बनते हैं। फिर आगे आप लोग और देखिएगा इलेक्शन का क्या सिस्टम बनता है। तो इससे मेन पॉइंट जो क्वेश्चन आता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आता है, और आता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो जिक्र है, सेपरेट बॉडी बनेगा, वो कौन से एक्ट के थ्रू मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब बोला गया था कि लेजिस्लेटिव मेंबर काउंसिल बना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 मेंबर का जो है वो 1853 एक्ट के तहत बोला गया था। तो इतना तक ही रखते हैं आज हम लोग इसमें, ओके। नेक्स्ट जो वीडियो है वो कुछ देर के अंदर ही आ जाएगा, बाकी जो है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा कंप्लीट करने के बाद ही दोनों का इकट्ठे मैं जो है ना क्वेश्चन आंसर जो है एमसीक्यू लेके आऊँगी, ओके। आप लोग पढ़ते रहिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।